सूरजपुर गांव में चांदनी अपनी सौतेली माँ कौशल्या और सौतेली बहन जूली के साथ रहती थी। चांदनी जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। चांदनी की सौतेली माँ कौशल्या और उसकी सौतेली बहन जूली उस पर खूब अत्याचार किया करते थे। उससे घर का सारा काम करवाती और उसे ठीक से खाना तक भी नहीं देती थी। कौशल्या को सोने चांदी के गहने पहनने का बहुत ही शौक था। एक दिन कौशल्या की पड़ोसन सुषमा उसके घर आई। अरे ये देखो कौशल्या, मेरा नौलखा सोने का हार आज ही मेरे पति दुबई से लेकर आए हैं। सोची तुम्हें दिखा दूं, अच्छा है ना? अरे छोड़ो, तुम्हें क्या पता होगा इसके बारे में। अब तुम्हारे पति ने कहा तुम्हें ये सब दिया होगा। वो क्या है ना कि सबकी किस्मत मेरी जैसी थोड़ी ना होती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर सुषमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुषमा की कही हुई बातें कौशल्या को सुई की तरह चुभ जाती है। अरे समझते क्या है खुद को? पति ने एक हार क्या ला कर दे दिया? महारानी हवा में उड़ने लगी। अरे मेरे पास इससे भी महंगे महंगे पुश्तैनी गहने रखे हैं। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, चार पैसे आते ही हवा में उड़ने लगते हैं। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं भी उसे अपने गहने दिखाऊंगी और फिर पूछूंगी किसके पास ज्यादा गहने हैं। आइवरी, अरे मेरी प्यारी माँ, ये अकेले में किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं। वो चांदनी कहाँ है? मुझे क्या पता, होगी किचन में। चांदनी, चांदनी, कहाँ मर गई? जी माँ, आपने मुझे बुलाया? वो मैं किचन में रोटी बना रही थी। ठीक है, वो सब छोड़ और जा। मेरे ये सारे पुश्तैनी गहने हैं, इसे संभाल कर अच्छे से नदी से साफ करके ले आ। रखे रखे धूल जम गई है। और सुन, अच्छे से चमका कर लाना, समझ गई? ठीक है माँ। अब खरी खरी मेरा मुंह देखेगी या जाएगी? जा अब देखती हूँ सुषमा कैसे मेरी बराबरी करती है। इधर चांदनी सारे गहने लेकर नदी में धो रही होती है, तभी गलती से सारे गहने उसके हाथ से छूटकर नदी में बह जाते हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? गहने कहाँ चले गए? अरे कोई पकड़ो इसे। अरे मेरी फूटी किस्मत, अब तो माँ मुझे मार डालेगी। हे भगवान, मैं क्या करूँ? चांदनी वही नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है। रोते रोते उसे बहुत देर हो जाता है। फिर वो दुखी मन से डरते डरते घर आ जाती है। मनहूस, कहाँ थी अब तक? लगता है मार खाए तुझे बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए तेरा घर के कामों में मन नहीं लग रहा। सुबह से घर का सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है, कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ या तेरा बाप? अभी कर देती हूँ माँ। अच्छा सुन, जो गहने तुझे साफ करने के लिए दिए थे, कहाँ रखी है? ला दे, मुझे पहनना है। माँ, वो गहने तो। अरे क्या ये वो लगा रखी है? लेकर आना। फिर चांदनी माँ को डरते हुए सारी बात बताती है। यह सब सुनकर तो कौशल्या का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। क्या? तूने मेरे सारे गहने नदी में डुबा दिए? अरे करमचली, गहने डुबाने से पहले तू क्यों नहीं उसी में मर गई? कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गहने डुबाने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन कौशल्या उसकी एक नहीं सुनती है और चांदनी की खूब पिटाई करती है। तभी जूली बोलती है, माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। माँ, गहने इसने नदी में बहाए हैं ना, अब इसी को बोलो नदी से गहने ढूंढ कर लाएगी। हाँ, सुन कमीनी, अब जा और नदी में से मेरे सारे गहने लेकर आ। मुझे किसी भी कीमत पर मेरे गहने चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। अगर गहने नहीं मिले तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। चल अब जा और गहने के साथ ही घर में कदम रखियो। चांदनी रोते रोते नदी के किनारे चली जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं इतनी बड़ी और गहरी नदी में से माँ के गहने कैसे ढूंढूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर गहने नहीं मिले तो माँ मुझे मार डालेगी। चांदनी काफी देर तक वहीं बैठकर
रोती है। फिर वो सोचती है, अगर बिना गहने के घर गई तो माँ मुझे जान से मार डालेगी। माँ के हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद ही इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। यह सोचकर चांदनी नदी में कूद जाती है। चांदनी जैसे ही नदी की गहराई में जाती है तो उसे एक समतल जमीन दिखाई देता है जहाँ एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे दो जादुई नदी दिखाई देती है। एक नदी लाल रंग की होती है और दूसरी नदी पीले रंग की होती है जिसमें से आवाज आती है, जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है लड़की, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे। यहाँ तुम्हें तुम्हारी जरूरतों का सारा सामान मिलेगा और तुम यहाँ एक रानी की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। नहीं नहीं लड़की, तुम उस लालची नदी के बहकावे में मत आओ। चांदनी, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें बस जो तुम्हें चाहिए वही मिलेगा। चांदनी थोड़ा सोचकर बोलती है, जादुई नदी जी, मैं आपके पानी में ही आना चाहती हूँ। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए। मैं तो यहाँ बस पानी में अपने माँ के गहने की तलाश में आई थी। कृपया करके आप मुझे मेरी माँ के गहने दे दीजिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। चांदनी के इतना बोलते ही दोनों नदी वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट होती है। जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है चांदनी। यह सब क्या है और आप कौन हैं और ये मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत चांदनी, यह परियों की दुनिया है और ये जादुई नदी है। हम इस नदी में डूबने वाले हर किसी का इसी तरह से परीक्षा लेते हैं जिस परीक्षा में तुम पास हो गई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी माँ के गहने चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। परी चांदनी को उसकी माँ के गहने दे देती है। साथ ही परी चांदनी को खूब सारे सोने और चांदी देती है, लेकिन चांदनी उसे नहीं लेती है। परी जी, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस 10 सोने के सिक्के चाहिए जिससे मेरी सहेली महक की माँ का इलाज हो सके और मेरी माँ के गहने मुझे दे दीजिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, ये लो, जाओ और हमेशा खुश रहो। और फिर परी चांदनी को नदी से बाहर किनारे पर पहुंचा देती है। चांदनी खुशी खुशी अपनी माँ के सारे गहने लाकर दे देती है। गहने देखकर कौशल्या बहुत ही हैरान होती है। ए लड़की, सच सच बता, ये गहने कहाँ से आए? क्योंकि नदी में गहने डूबने के बाद उसे ढूंढना तो नामुमकिन है। बता, कहाँ से लाई है? और ये तेरे हाथ में सोने के सिक्के कहाँ से आए? ला, दिखा इसे। यह सोने के सिक्के मुझे जादुई नदी वाली परी ने दिया है। परी, वो कहाँ मिली तुम्हें? और फिर चांदनी अपनी माँ को जादुई नदी वाली बात बताती है। यह सब सुनकर कौशल्या बोलती है, अरे मूर्ख लड़की, तूने परी से और भी गहने क्यों नहीं मांगे? और वो जो तुम्हें सोने चांदी दे रही थी, लिए क्यों नहीं? कौशल्या चांदनी को फिर से एक चाटा लगा देती है। माँ, मैंने भी दादाजी से सुना था उस नदी के अंदर एक जादुई दुनिया है जिसमें बहुत सारी जादुई परियां रहती हैं। माँ, क्यों ना हम खुद वहाँ जाकर परी से ढेर सारे गहने और सोने मांग कर ले आए? अरे वाह बेटी, कितनी होशियार हो गई है मेरी बच्ची। चलो बेटी, हम वहाँ से और भी सोने चांदी लेकर आते हैं। और तू, और सुन मनूस, हमारे आने से पहले घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगी। इतना बोलकर कौशल्या अपनी बेटी जूली के साथ उस नदी के किनारे जाकर दोनों नदी के अंदर छलांग लगा देती है। तभी वो दोनों जादुई परियों की दुनिया में पहुंच जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें भी वहाँ 2 जादुई नदी दिखाई देते हैं। जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें जीवन का सारा सुख मिलेगा और यहाँ से तुम जितना चाहो उतना धन अपने साथ ले जा सकती हो। नहीं नहीं, उसकी बात मत सुनना, लालच में मत आना, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें सही सलामत इस नदी से बाहर निकाल दूंगी और मैं तुम्हें बदले में 10 सोने के सिक्के दूंगी। मेरी नदी में आओ, मैं तुम्हें ढेरों सोना दूंगी। माँ, इस लाल नदी में चलते हैं, वहाँ से हमें खूब सारे धन दौलत मिलेंगे। इस बेकार सी नदी में जाने का क्या फायदा? और फिर दोनों माँ बेटी लाल
चली जाती है। तभी वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, लालची औरत, अब तुम हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन गई हो और इस लालची जादुई लाल नदी में कैद हो गई हो। अब से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे खाना खाना बहुत ही पसंद है और अब से तुम दोनों माँ बेटी को मेरे लिए जिंदगी भर यहाँ रहकर खाना बनाना होगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। कौशल्या और जूली दोनों उस चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उससे खूब सारे काम करवाने लगती है और वह दोनों हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाते हैं। और इधर चांदनी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती। बहुत समय पहले की बात है, आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी, बाग जाऊंगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है, थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है, इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है, जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ, उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे, मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूँगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में, तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए,
और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है। मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा मनहूस। बेचारी आरोही अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी कूदती थी। लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है। और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तब पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं। और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है। और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनुष्य नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं। और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया, जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है, जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया
जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना दूंगी, इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगे ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोने और चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।